नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सावित्री मंडावी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। लगातार उनके नामों की चर्चा हो रही थी। अगले 24 घंटों में आधिकारिक घोषणा भी कांग्रेस की तरफ से हो जाएगी। हाईकमान को 4 नामों का पैनल भेजा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये नाम लगभग तय। सावित्री मंडावी जो कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी, जिनका नाम लगातार चर्चाओं में था। बताया जा रहा था कि सावित्री मंडावी को ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है और अब ये जानकारी आप तक पहुंचा दी कि सावित्री मंडावी कांग्रेस उम्मीदवार तय हो चुकी है। 4 नामों का पैनल जो कि भेजा गया है हाईकमान को, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 24 घंटों बाद आधिकारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से होगी। 24 घंटों में आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार, लेकिन पहले ही न्यूज 18 आप तक की जानकारी पहुंचा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी होगी। सावित्री मंडावी के नाम की चर्चा लगातार चली आ रही थी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है, ऐसी जानकारी। हालांकि 4 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी इसमें से सबसे स्ट्रांग प्रत्याशी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और इसको लेकर सावित्री मंडावी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, ये जानकारी। लेकिन अगले 24 घंटों बाद आधिकारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से इस पर की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी तक नामों की घोषणा नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। उनका नाम लगातार आगे चल रहा था। मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर उपचुनाव की कमान कांग्रेस की तरफ से संभालेंगी और बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल डिसीजन उनकी तरफ से सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर घोषणा अगले 24 घंटों में हो सकती है। और फिलहाल जानकारी है कि सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगी। 4 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा गया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी सावित्री मंडावी। इंतजार है कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो, लेकिन उससे पहले ही न्यूज 18 आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में भी लंबा मंथन चला। बैठक हुई, सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे, मोहन मरकाम की मौजूदगी थी इसमें और बड़े मंथन के बाद 4 नामों पर चर्चा हुई। इससे पहले 14 नाम लिस्ट में थे। सहयोगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। ममता, सावित्री मंडावी जिनको लेकर हम भी लगातार चर्चाएं कर रहे थे, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित है कि कांग्रेस की तरफ से यही उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले 14 नाम गए, 14 लोगों ने आवेदन दिया था और उन 14 नामों का पिछले बार जो 8 तारीख को चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके बाद उस पर सर्वे करवाया गया। सर्वे के बाद में 4 नाम सामने आए। बाद में चुनाव समिति की बैठक में 2 नामों पर प्रमुखता से खासतौर पर बात करें कि मुहर लगी। एक वीरेश ठाकुर जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में काफी कम वोट से हारे थे और दूसरा सावित्री मंडावी जो है वो सबसे पहले आगे चली रही थी। जो सूत्रों का कहना है कि सावित्री मंडावी के नाम पर एक मुहर लग चुकी है और अगले 24 घंटों के अंदर वो नाम की घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि 17 नवंबर जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। तो जाहिर तौर पर आज देर रात तक या फिर कल दिन भर में नाम की घोषणा हो जाएगी ताकि नामांकन भरा जा सके। और जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है जो उनके नाम पर लगातार सोचा जा रहा है, इस बात को लेकर भी काफी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसमें सिंपैथी वोट जो है वो काफी मायने रखते हैं और एक बड़ा फैक्टर होता है। और मनोज मंडावी जो है वो काफी प्रतिष्ठित लीडर वहां पर रहे हैं और चूंकि आकस्मिक उनका निधन हुआ है, तो ऐसे में पार्टी को में ये मंथन चला कि सावित्री मंडावी ने चूंकि जो है वो इच्छुक थी चुनाव लड़ने की, इसलिए उन्हें ही जो है प्रत्याशी बनाया जाए। बिल्कुल, यानी कि सावित्री मंडावी मान सकते हैं कि हाईकमान को जरूर नाम भेजे गए हैं, लेकिन माना जा रहा है जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे ममता, सिंपैथी वोट उसका एक बड़ा फैक्टर माना जाता रहा है। लेकिन सावित्री मंडावी राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को सशक्त कर सकती हैं? देखिए, सावित्री
मंडावी के जो पति मनोज मंडावी हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और काफी प्रतिष्ठित उस इलाके के लीडर रहे हैं, जाने माने लीडर रहे हैं। सावित्री मंडावी तो खैर राजनीति में सक्रिय नहीं रही थी अब तक के, गवर्नमेंट जॉब वो कर रही थी, लेकिन जैसे मनोज मंडावी का निधन हुआ, जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी सोचा कि और जो जान पहचान के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उनके कहने पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है और जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से भी एक इशारा किया गया होगा और यही वजह है कि उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया, वीआरएस ले लिया एक तरह से, और तभी से एक कयास लगने लगे थे कि सावित्री मंडावी जो है वो उन्हें प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब 14 एप्लीकेशन आए तो उसके बाद में सर्वे कराया गया और सर्वे में जो दो नाम प्रमुखता से आए, दिनेश ठाकुर और सावित्री मंडावी का नाम सामने आया है जी। और लेकिन अब फाइनल ये हो गया है कि सावित्री मंडावी को टिकट दिया जाएगा और जाहिर तौर पर चूंकि एक पहचान ये रहेगी कि मनोज मंडावी ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाना है, जो उनके कमिटमेंट है उसको आगे बढ़ाना है, के काम को भी आगे बढ़ाना और पार्टी को सशक्त करना है इस इलाके में भी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ममता। आगे बढ़ते बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एटीपी मशीन को तोड़कर 13,33,000 रुपए की लूट कर ली गई। दयालबंद बिजली ऑफिस के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस की टीम खंगाल रही है। पुलिस ने शहर सहित पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। 13,33,000 रुपए की लूट दयालबंद बिजली ऑफिस के पास की घटना। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी इस पूरी वारदात पर अभी तक? जी अवंतिका, ये केंद्रीय अभियंता का कार्यालय है और वहीं पर एटीपी मशीन लगाई गई है। दरअसल एटीपी मशीन वो मशीन होती है जिसमें कि बिजली के जो बिल हैं उसकी राशि संग्रहित की जाती है और बिल दिया जाता है उपभोक्ताओं को। और इस भीड़ से बचने के लिए, जिस तरह की पहली स्थितियां होती तो उससे बचने के लिए एटीपी मशीन जो है अधिकतर जगहों पर लगी हुई है। शाम को सब कामकाज खत्म करके जो कर्मचारी एटीपी के ऑपरेटर और एक अन्य कर्मचारी जो है कैश को गिन रहे थे ताकि उससे जमा किया जा सके। और जब ये काम कर रहे थे तभी उस वक्त जैसा वीरेंद्र सोनवानी जो ऑपरेटर है वहाँ के, उनके मुताबिक ये कि 3 लोग जो कि अंदर पहुंचे थे एटीपी मशीन के पास जहां वो बिल का संग्रहण कर रहे थे, राशि गिन रहे थे, और एक व्यक्ति बाहर ही पहरा दे रहा था। हालांकि उनके हाथ में क्या चीजें थी ये तो बहुत अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो लोग पहुंचे और उसके बाद उनके चेहरे पर कुछ लिक्विड जैसी चीज डालती जिसके चलते वो औरत बेहोशी की हालत में चले गए और उसके बाद लुटेरों ने अपना अंजाम दिया घटना को और करीब एटीपी मशीन में जो संग्रहण की राशि थी 13,33,000 रुपए वो लूट करके फरार हो गए। उसके बाद जो उसको होश आया तो उसके बाद केंद्र अभियंता को सूचना दी गई और केंद्र अभियंता के द्वारा सिटी कोतवाली को और फिर एडिशनल एसपी को जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। हालांकि अभी पुलिस के हाथ कुछ भी लगा नहीं है। एक छुरी नुमा चाकू जरूर वहां पर मौके पर मिला है। उससे बहुत ज्यादा पुलिस आश्वस्त नहीं है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरे इस तरह की कोई चीजें लेकर के आए। हालांकि जो सोनवानी ऑपरेटर है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो बाहर व्यक्ति था वो बंदूक लेकर के बैठा हुआ था, पहरा दे रहा था। यानी ये बात साफ है कि इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के पीछे लुटेरे जो है सशस्त्र रूप में आए हैं और इस घटना को अंजाम दिया। तकरीबन अब से कुछ घंटे पहले की ये घटना है और 13,33,000 की रकम लूटने के बाद हड़कंप की स्थिति है दयालबंद क्षेत्र में। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस को जैसे ही खबर लगी उसके बाद शहर की जितनी भी सीमाएं हैं जो दूसरे जिलों को जोड़ती हैं वहां पर तत्काल नाकेबंदी कर दी गई है, सीमाओं को सील कर दिया गया है और पुलिस अब सरगर्मी से उन लुटेरों की तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें भी कुछ ऐसे क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं जिस पर पुलिस बहुत जल्द कहीं पर पहुंच सके। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि विनोद माना जाए कि मामले में जानकारी लगे उसके बाद जांच हो उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से आप लगातार इस बात का जिक्र करें कि एटीपी मशीन में एक बड़ी रकम होती है बिल की, क्या सुरक्षा के वहां पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं? देखिए, किसी भी बिल संग्रहण केंद्र में ऐसे कोई इंतजाम नहीं होते हैं। जितने भी संग्रहण केंद्र हैं वहां पर कमोवेश कर्मचारी होते हैं। एक जो कैश लेने वाला कर्मचारी होता है और बिल देने वाला ही कर्मचारी होता है। बहुत कोई बड़ा सेंटर है जहाँ पर कि बहुत ज्यादा कैश की स्थिति हो, बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति हो तो वहाँ पर 1 से 2 ऑपरेटर होते हैं। अन्यथा एक ही ऑपरेटर से काम चलाया जाता है। मामले में जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। ये 7:15 करीब गार्ड रहता है कि गार्ड नहीं रहता। तो इतना बड़ा संस्थान है, गार्ड क्यों नहीं रखते? गार्ड ऑफिस वाले लोग नहीं देते।
तो आपने आवेदन नहीं किया, ऊपर नहीं बताया अधिकारियों को कि यहाँ गार्ड नहीं है? हेल्पर देता है सर, एक हेल्पर देता है। कितने की लूट हुई है, कितने की तालत? पैसा कितना? वो 13,33,000 से ऊपर। आपको जानकारी था यहाँ 13 लाख है करके? हाँ सर, मैं वहाँ सिस्टम से लोड करके फिर दयालबंद का सहायक अभियंता ऑफिस है, एटीपी की मशीन है। यहाँ पर बिजली विभाग में जो बिजली बिल पटाया जाता है मशीन के माध्यम से, लगभग 7:15 बजे की घटना है। प्रार्थी बता रहा है कि उस समय वो मशीन से कैश निकाल के गिन ही रहा था, उसी समय 4 लोग आके उससे पैसा जो छीन कर है भाग गए। सर ये कितने लोग थे, किस प्रकार? अभी लगभग वो उसके अनुसार बतानुसार 4 है, 3 को वो देखा है एक दरवाजे के पीछे। आगे बढ़ते हैं, धमतरी से बड़ी खबर है। व्यापारी ने रुद्री बैराज में छलांग लगाई है। आत्महत्या के इरादे से व्यापारी रुद्री बैराज में कूद गया। बैराज में पुलिस ने गोताखोर भी उतारे। लापता व्यापारी की तलाश लेकिन लगातार जारी। मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी हुई है। सहयोगी अभिषेक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कारण स्पष्ट हो पाए, क्यों सुसाइड की गई? अवंतिका, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इस खबर से पूरे शहर में सनसनी है, क्योंकि ये युवा व्यवसायी था और अपने कारोबार में पूरी तरह से सफल था। आखिरकार क्यों इसने वहां रुद्री बैराज में जाके छलांग लगाई, ये सबके मन में सवाल है। शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन जब अंधेरा बढ़ गया और ठंड भी बढ़ गई तो इसे रोकना पड़ा और कल सुबह से फिर से ऑपरेशन चलाया जाए ताकि उसकी बॉडी या जो भी जिस स्थिति में वो है उन्हें ढूंढा जा सके और खोजा जा सके। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि एक युवा व्यवसायी जो अपने कारोबार में सफलता से काम कर रहा था, आखिरकार उसकी ये स्थिति क्यों हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस कारण से पूरे शहर में चर्चा गर्मा गर्म है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। कचरे के ढेर के साथ दवाइयां जला दी गई। एम्स के पास रहवासी इलाके में दवाइयां जलाई गई हैं। जहरीले धुएं से लोगों को बेहद परेशानी भी हुई। दवाओं में इंजेक्शंस भी शामिल हैं। अलग अलग जगहों पर दवाओं को जलाया गया है। स्थानीय लोगों ने एम्स प्रबंधन से इसकी शिकायत की है। दवाइयां जलाने के कारण अज्ञात है, लेकिन वीडियो उसका लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस तरह से एम्स की तरफ से दवाइयां यहां पर जलाई गई। जब धुआं उठा उसके बाद इसकी जानकारी रहवासियों को लगी और इसके धुएं से लोग बेहद परेशान भी हुए। स्थानीय लोगों ने एम्स प्रबंधन से इसकी शिकायत की है। कचरे के साथ साथ दवाइयां और इंजेक्शंस भी जला दिए गए। रहवासी इलाके में ये दवाइयां जलाई गई। हालांकि क्यों जलाई गई इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दवाओं में इंजेक्शंस भी शामिल हैं। साथ ही अलग अलग जगहों पर इन दवाइयों को जलाया गया है। तो स्थानीय लोगों ने एम्स प्रबंधन से इसकी शिकायत की है। हालांकि क्या कुछ ये मामला है, क्यों इन दवाइयों को इस तरह से जलाया गया खुले में, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। एम्स के पास रहवासी इलाके में दवाइयां जलाई गई हैं। तो जहरीले धुएं से लोगों को काफी परेशानी हुई। उसके बाद शिकायत लेकर एम्स प्रबंधन के पास भी लोग पहुंचे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ वजह इस पूरे मामले के पीछे, क्यों इस तरह से दवाइयां जलाई गई हैं? देखिए अवंतिका, ये एम्स अस्पताल के पीछे का मामला है, जहां पर बड़ी संख्या में दवाइयों को जलाया है, जिससे आसपास के जो रहवासी हैं उन्हें जहरीले धुएं का सामना करना पड़ा। उन्होंने शिकायत भी की है एम्स प्रबंधन से, मगर ये स्पष्ट नहीं पता चला कि ये दवाएं थी या और किसी वजह से इन्हें जलाया गया। हालांकि ये जांच का विषय जरूर, इसके लिए कल कुछ एक टीम गठित की जाएगी और उसका पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये जो दवाई जलाई गई है इसके पीछे असल वजह क्या है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बिलासपुर से बड़ी खबर है। नशीली दवा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 1400 इंजेक्शन और 300 टैबलेट जब्त किए गए हैं। एसीसीयू की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सकरी थाना क्षेत्र का यह मामला आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की। नशीली दवा के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। 1400 इंजेक्शन और 300 टैबलेट जब्त हुए। और अब रायपुर से बड़ी खबर। नशीली टैबलेट के साथ यहां से भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2880 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद हुई है। अमानिका पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त टैबलेट की कीमत 1,50,000 रुपए। और इधर इंदौर की बात कर लेते हैं। दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। वर्ष 2018 का मामला एमजी रोड पुलिस ने केस दर्ज किया था। 2 मासूम बहनों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।
दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। छेड़छाड़ के जुर्म में 7 साल की कारावास की सजा है। 5,000 रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। और अगली खबर कवर्धा से है। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी हुई है। 7 बेरोजगार युवकों पर के साथ ठगी हुई है और 7 बेरोजगार युवकों से 9,25,000 की ठगी की गई। डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाने के नाम पर पैसे ठगे गए। पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी का नाम पुकार चंद्रकार, आरोपी दुर्ग का निवासी है। पिपरिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और दमोह की आधारशिला संस्थान कैंपस में चल रहे छात्रावासों में बच्चों को अवैध रूप से ईसाई धर्म की शिक्षा देने का सनसनीखेज खुलासा हुआ और उसके बाद अब मध्य प्रदेश निःशक्तजन आयुक्त ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद सामने आई तस्वीरें से सूबे में खलबली मची हुई है। छात्रावास में मौजूद बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा यानी कि धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। खुलासे के बाद आधारशिला संस्था के अजय लाल समेत 9 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब निःशक्तजन आयुक्त न्यायालय ने एक पत्र कलेक्टर समेत एसपी दमोह को जारी किया है और न्यायिक जांच कर 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए। जो बच्चे जो है उन्होंने 87 करीब जो है उन्हें रजिस्टर्ड बताए हैं, लेकिन मौके पर जो है बहुत कम संख्या में बच्चे मिले हैं और जो बच्चे वहाँ मिले हैं दिव्यांगजन, उनको भी जो है वो सब सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो ईसाई मिशनरी के हिसाब से उन लोग देते पाए गए हैं और इसमें जो है मामला संज्ञान में लेकर हम लोग कार्रवाई। और अब बात करते हैं जशपुर जिला अस्पताल की, जहां अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का सीएमएचओ और पुलिस के सामने अस्पताल के बेड पर झाड़ फूंक की गई। सड़क दुर्घटना में घायल महिलाओं और बच्चों को इलाज के लिए यहां पर भर्ती करवाया गया था, जहां एक महिला ने झाड़ फूंक करवाई और इससे अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। हैरानी की बात यह है कि सीएमएचओ डॉक्टर रंजीत टोपो वहीं पर मौजूद थे और उनके सामने ही महिला झाड़ फूंक कर रही थी। और गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी को गुजरात की जनता का आशीर्वाद है। देखिए, सीटों के आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी, मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, दीपावली के समय से लगभग मेरा गुजरात में आज 16वां दिन है। इतना निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त कर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर हम सरकार बनेंगे। तो न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गुजरात अधिवेशन में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में लोकतंत्र 3 परिवारों में सिमटा था। वहां हमने लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया, आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने का काम किया है। आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा, तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे। जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी, सभी एजेंसियों ने, सभी सरकारों ने। मैं इसकी कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता, इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं, मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हमने हुर्रियत को टफ जवाब दिया, जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम जो उनको पैसा सप्लाई करते थे, जो वैचारिक आधार प्रदान करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे, इस सबको रूथलेसली क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।